हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री की पिछली क्लास में हम लोगों ने संयोजकता यानी कि कोवैलेंसी के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आज हम देख लेते हैं कोवैलेंसी यानी सहसंयोजकता के सामान्य गुण, या फिर कह सकते हैं कि सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य गुण। तो देखिए, इसमें पहला है भौतिक अवस्था। अगर हम देखें सहसंयोजक यौगिकों की, तो सहसंयोजक यौगिक जो हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं इनकी पाई जाती है। इसके अलावा जो है सहसंयोजक यौगिकों के जो गलनांक और क्वथनांक होता है, अगर हम गलनांक और क्वथनांक देखें तो सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक वैद्युत संयोजक यौगिकों से, ठीक है, वैद्युत संयोजक यौगिकों से कम होते हैं, यौगिकों से कम होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सहसंयोजक यौगिकों के अणुओं के बीच दुर्बल आकर्षण बल होता है। सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं, ऐसे अणु जो सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, उनके बीच दुर्बल आकर्षण बल होता है ना। दुर्बल आकर्षण बल होने के कारण इनका गलनांक और क्वथनांक वैद्युत संयोजक यौगिकों से कम होता है। नेक्स्ट देखिए विद्युत चालकता। देखिए, जब सामान्यतः बात की जाती है सहसंयोजक यौगिकों की विद्युत चालकता की, तो सामान्यतः सहसंयोजक यौगिक की विद्युत चालकता जो होती है ये कुचालक होते हैं, यानी विद्युत धारा के ये कुचालक होते हैं सामान्य रूप से। लेकिन जब जलीय विलयन की बात की जाए, सहसंयोजक यौगिकों की जलीय विलयन जो है, जब जलीय विलयन की बात की जाए तो जलीय विलयन जो है इनका सुचालक होता है ना। क्या कहेंगे हम कि सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः विद्युत धारा के कुचालक होते हैं, है ना। क्यों कुचालक होते हैं? क्योंकि सहसंयोजक यौगिकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त आयन नहीं होता। सामान्यतः विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना, इन यौगिकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त आयन नहीं होते। ओके, लेकिन अगर हम जलीय विलयन की बात की जाए, अगर हम जलीय विलयन को देखें, सहसंयोजक यौगिकों का जलीय विलयन क्या होता है? विद्युत धारा का सुचालक होता है, विद्युत धारा का सुचालक होता है। क्योंकि सहसंयोजक यौगिक जल में प्रोटॉन का त्याग करते हैं या फिर ग्रहण करते हैं। क्योंकि जल में ये प्रोटॉन त्यागते हैं या फिर ग्रहण करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए इनकी, अगर हम विलेयता की बात करें, सहसंयोजक यौगिक की विलेयता, तो ये जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं यह कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। कार्बनिक विलायक यानी कि अल्कोहल, ईथर, बेंजीन आदि कार्बनिक विलायकों में विलेय। कार्बनिक विलायक बताया ना अभी, क्या है? ईथर है, और क्या है? अल्कोहल, साथ ही बेंजीन। नेक्स्ट हेडिंग है उप सहसंयोजक आबंध या फिर दाता आबंध, है ना।
उप सह संयोजक आबंध। तो देख लेते हैं ये क्या होते हैं कि ऐसे बंध तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म के आंशिक स्थानांतरण द्वारा बनते हैं, ऐसे बंध जो इलेक्ट्रॉन युग्मों के आंशिक स्थानांतरण के द्वारा बनते हैं, है ना, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कहलाता है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से ग्रहण करता है उसे इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही कहते हैं। देखिए सहसंयोजक में अभी हमने देख रहा था कि साझेदारी हो रही थी, है ना, बराबर की साझेदारी हो रही थी, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा था उतना ही इलेक्ट्रॉन वो ले भी रहा था, कोई भी परमाणु जो था। लेकिन उप सहसंयोजक में देखिए आंशिक रूप से, है ना, कि ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉन युग्मों के आंशिक स्थानांतरण के द्वारा बनता है उसे क्या कहेंगे, उप सहसंयोजक आबंध कहेंगे, है ना। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन युग्म को देगा, है ना, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे इलेक्ट्रॉन युग्म दाता यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कहते हैं। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से ग्रहण करता है ना, जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों को आंशिक रूप से ग्रहण करता है उसे इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कहेंगे। ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रॉन युग्म दाता पर आंशिक धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। दाता से ग्राही की ओर तीर का चिन्ह बनाकर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मान लीजिए समझाने के लिए समझा रही हूँ कि एक्स और वाई हो गया, मान लीजिए कोई परमाणु है, एक्स ने वाई को इलेक्ट्रॉन दिया, है ना, तो ऐसे हम तीर के द्वारा शो करेंगे, है ना। एक्स जो है वाई को इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन ले नहीं रहा है, केवल दिया, है ना, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इसने इसको दे दिया लेकिन लिया नहीं। ठीक, तो इसको हम तीर के द्वारा इस तरह से शो कर देंगे। तो जिन यौगिकों में उप सहसंयोजक आबंध पाया जाता है उसे उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ओके, यानी कि जिन यौगिकों में ऐसे यौगिक जो उप सहसंयोजक आबंध बनाते हैं उन यौगिकों को क्या कहेंगे, उप सहसंयोजक यौगिक कहेंगे। ओके, चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण कौन कौन से हैं। SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। तो SO2 की हम संरचना देखते हैं कि SO2 किस प्रकार से उप सहसंयोजक बंध जो है बनाता है। तो देखिए सल्फर का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए बताया ही गया है पिछले क्लास में, और इस क्लास में मैं शुरू से ही बताते जा रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, है ना। तो सल्फर का अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो सल्फर में होते हैं पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, दूसरे में 8 और लास्ट वाला जो अंतिम कोष होता है संयोजी कोष में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस प्रकार से ऑक्सीजन का देखते हैं तो ऑक्सीजन में भी 2 और 6 होते हैं, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग को पता ही है कि संयोजक कोष के इलेक्ट्रॉन ही जो होते हैं वो यौगिक बनाने में यानी कि कोई बॉन्ड बनाने में ही भाग लेते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं किस तरह से बनेगा ये। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है ना, तो हमने एक यहाँ लिखा O और एक यहाँ लिखा। ठीक, देखिए सल्फर के बाहर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 है, तो हम यहाँ पे 6 इस तरह से इलेक्ट्रॉन को बिंदु सूत्र के द्वारा शो करेंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन के बाहर कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी हम इस प्रकार शो करने बिंदु सूत्र के द्वारा। ओके, देखिए बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक पूर्ण करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉनों की, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करके ऑक्सीजन जो है अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। तो ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेता है सल्फर से। ओके, और सल्फर के बाह्य कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन से। अब देखिए इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन से सल्फर से ले लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 8 हो गए, यानी कि अष्टक इनका पूर्ण हो गया बाह्य कोश में।
और सल्फर ने भी 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से साझेदारी कर ली, ठीक है, ये साझेदारी हो रही है, तो साझेदारी कर ली तो इसका भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गया और अष्टक का जो है इनका जो है अष्टक पूर्ण हो गया। लेकिन इस ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो अगर ये सल्फर से ऑक्सीजन लेगा, तो अगर सल्फर ले लेगा तो क्या हो जाएगा, सल्फर भी अगर इससे ले लिया तो सल्फर के बाइकोस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 हो सकते हैं। यानी कि अष्टक नियम जो है, अष्टक का नियम वो गड़बड़ हो सकता है ना। तो क्या होगा, सल्फर केवल अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन को ये दे देगा, इन्हें दे देगा लेकिन लेगा नहीं, है ना, देगा लेकिन लेगा नहीं। तो ये ऑक्सीजन जो है सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है, साझेदारी नहीं हो रही है। तो अब देखिए इनका डायग्राम किस तरह से बनेगा। 2-2 इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी है, तो हमने डबल बॉन्ड बनाया, इसने केवल लिया ही, है ना, सल्फर ने ऑक्सीजन को केवल इलेक्ट्रॉन दिया, तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक तीर का निशान बना देंगे। तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि ये किस प्रकार का बंध है, यह उप सहसंयोजक बंध है, यानी कि आंशिक स्थानांतरण हुआ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा रहा है, आंशिक स्थानांतरण हो रहा है। तो चलिए इस प्रकार से एक और हम देख लेते हैं उदाहरण अमोनियम का, अमोनियम आयन का। तो इसका सूत्र होता है NH4+। देखिए इस पे हाइड्रोजन पे चार्ज जो है प्लस चार्ज आप देख रहे हैं, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि अमोनिया जब अमोनियम जो है अमोनिया की फॉर्म रहता है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, है ना। तो अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म पाए जाते हैं, है ना। अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणुओं के पास इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म पाए जाते हैं, जिसे वह हाइड्रोजन आयन को दे देता है, जिससे उप सहसंयोजक आबंध बनकर NH4+ आयन बनता है। देखिए नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन संख्या 1 है ना, तो हमने यहाँ इसे N लिखा, और हाइड्रोजन जो है 4 है, ठीक। तो हाइड्रोजन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, सबको पता ही है, कितनी होती है, 1 होती है। तो हम इसे डॉट से शो कर सकते हैं। अब बारी आ रही है नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे नहीं आ रहा है, बार बार पुराने वीडियोस को देख के वो सीखने का प्रयास करेगा, है ना। देखिए क्योंकि इस चैप्टर में भी मैंने बताया है और इसके पिछले वाले चैप्टर में भी बहुत मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। तो अगर हम नाइट्रोजन का देखेंगे तो नाइट्रोजन में पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, और जो बाह्य संयोजी कोश होता है उसमें होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ठीक है, और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से बना देते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन में तो एक ही होता है इलेक्ट्रॉन, है ना, और जो है ये जो है अपना अष्टक कंप्लीट भी नहीं करता, क्योंकि इसे 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता नहीं होती, ये केवल एक और इलेक्ट्रॉन लेता है और जो है हीलियम का जो है संरचना प्राप्त कर लेता है, ठीक है, हीलियम की स्थायी संरचना प्राप्त होता है। यानी कि हाइड्रोजन जो है अपना द्विक कंप्लीट करता है ना। तो देखिए हाइड्रोजन जो है आराम से एक इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन से ले लेता है। ठीक है, तो देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन जो है इसने ले लिया, हाइड्रोजन का द्विक कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन को कितने चाहिए, नाइट्रोजन में के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसे 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, है ना। तो क्या करेगा ये, देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये इस हाइड्रोजन से ले लेता है, एक इससे और एक इससे ले लेगा, इससे नहीं लेगा, इससे अगर ले लिया तो क्या हो जाएगा,
9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 9 तो करना नहीं है, इसे तो केवल अष्टक कंप्लीट करना है। तो इसके साथ ये, इस वाले हाइड्रोजन के साथ ये उप सहसंयोजक आबंध बनाएगा। ठीक है, केवल इलेक्ट्रॉन को देगा, वो साझेदारी नहीं करेगा। तो इसका हम सूत्र किस तरह से बनाएंगे कि H है और एक यहाँ है ना, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी में, तो हम सिंगल बॉन्ड के द्वारा शो करेंगे। और इसने केवल इसको दिया है, लिया नहीं है, तो इसे एक तीर के द्वारा इस प्रकार से प्लस चार्ज है, तो हम इसे यहाँ पे इस तरह से शो कर सकते हैं। तो देखिए, इतना तो हमें पता चल गया है कि जितने भी यौगिक होते हैं या फिर कोई तत्व होता है, तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों को रखे, और जिससे कि वो स्थायित्व को प्राप्त कर ले, है ना। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। देखिए, इसमें पहला है हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन के बारे में मैंने शुरू से ही आप लोगों को बताया है, हर वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि हाइड्रोजन जो है वो अष्टक के नियम का अपवाद है, सबसे बड़ा अपवाद है ना, क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके बाह्य कोश में, और ये जो है 8 इलेक्ट्रॉन जो है पूर्ण नहीं करता, है ना। ये केवल एक इलेक्ट्रॉन लेता है और जो है अपना ये डुप्लेट कंप्लीट करता है ना, द्विग कंप्लीट करता है। तो ये लिखा भी है कि हाइड्रोजन परमाणु के संयोजी कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इसे अपना कोश पूरा करने के लिए केवल एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, और एक इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करके हीलियम का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से ये अष्टक नियम का जो है नियम का पालन नहीं करता। नेक्स्ट देखिए क्या है कि द्वितीय आवर्त के तत्व, जो सेकंड आवर्त है उसके तत्वों की बात की जा रही है। देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरान अपने यौगिकों में अष्टक संरचना प्राप्त नहीं करते, यानी कि लिथियम, बेरिलियम और बोरान जब अपना यौगिक बनाते हैं तो इनका यौगिक में इनकी अष्टक जो है संरचना नहीं बन पाती, ये मतलब कि इनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते। तो इस प्रकार से बेरिलियम और बोरान का अष्टक पूर्ण नहीं होता। तो ये भी क्या है, अष्टक के नियम के अपवाद ही हैं। देखिए, जैसे BeCl2 है ना, BeCl2, बेरिलियम की संख्या क्या है, 1 है, क्लोरीन की 2 है ना। ठीक, तो बेरिलियम का क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है ना। तो इसके बाह्य कोश में, यानी कि बेरिलियम के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से देखें तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिया। और क्लोरीन का जो है बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम देखेंगे तो क्लोरीन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। ओके, तो यहाँ देखिए, क्लोरीन के बाह्य कोश में हमने देखा कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो इसे इलेक्ट्रॉन की एक मतलब इलेक्ट्रॉन की और आ सकता है अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो ये बेरिलियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो बेरिलियम में देखिए, बेरिलियम के तो बाह्य कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसे 6 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो लेकिन साझेदारी तो 2 ही तत्वों के साथ हो रही है, 2 ही परमाणुओं के साथ हो रही है। तो ये क्या करता है, इसके अष्टक जो है पूर्ण नहीं हो पाते, है ना। तो इस तरह से ये भी एक अपवाद का ही कार्य करता है। इस प्रकार से BeCl3 का अगर हम देखें, BeCl3 है ना, BeCl3 का अगर हम संरचना देखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो बेरिलियम के बाद होता है बोरान, है ना। बोरान के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्लोरीन का तो पता ही है 7 इलेक्ट्रॉन है ना। क्लोरीन के कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 7 हैं, 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 7, ओके। तो देखिए, क्लोरीन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा बोरान का, लेकिन इसके जो है बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, और इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 5 इलेक्ट्रॉन की। तो 5 तो इसे प्राप्त हो नहीं पाएगा, तो क्या होगा,
इस प्रकार से ये यौगिक भी क्या है, एक तरीके से अपवाद ही है ना। BCl3 का जो यौगिक है ये क्या है, अपवाद है। चलिए नेक्स्ट है, तो चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं अपवाद कि कुछ अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है ना, ऑड होती है, जैसे कि NO2 ClO2। तो ये अणु जो है विषम इलेक्ट्रॉन अणु कहलाते हैं और विषम अणुओं पर भी अष्टक का नियम लागू नहीं होता। ओके, जैसे कि हम देखते हैं NO का ही अगर हम उदाहरण लें, NO का ये क्या है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन मिलके यौगिक बना रहा है ना। तो जो N अगर हम बात करें तो N के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, है ना। N का जो है N का जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी होती है, 7 होती है। तो इसके जो है बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मतलब संयोजक कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे, है ना, 5 है, 5 हो गए। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 होते हैं, है ना, 6 है। तो ये जो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन कह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन कह सकता है। तो मान लीजिए ये ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अपना अष्टकीय पूर्ण कर लिया, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टकीय पूर्ण कर लिया। लेकिन नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन के तो बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन कह सकता है, 3 और इलेक्ट्रॉन किया सकता है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन वो कैसे करेगा, साझेदारी नहीं हो पा रही है ना, ये कहाँ से ये बंड जो है बन ही नहीं पा रहा है ना। तो ये जो है विषम संख्या है इसमें बाह्य कोश में। तो इस तरह से ये जो है ये भी एक अष्टक नियम का जो है अपवाद ही है, लेकिन यौगिक जो है बनते हैं। चलिए नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के तीसरे तथा इसके आगे के आवर्तों के तत्वों में आबंधन के लिए 3s तथा 3p कक्षकों के अतिरिक्त 3d कक्षक भी उपलब्ध होते हैं। इन तत्वों के अनेक यौगिकों में केंद्रीय परमाणुओं के चारों ओर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे जो है प्रसारित अष्टक कहते हैं। अब देखिए 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या हो गया, अष्टक का नियम जो है पालन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है ना। अष्टक का नियम तो कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन अगर बाह्य कोश में हो जाएगा तो वो स्थायी संरचना जो है प्राप्त कर लेगी। लेकिन यहाँ देखिए चारों ओर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसे कहते हैं प्रसारित अष्टक, है ना। तो इस प्रकार से ये भी क्या है, अष्टक के नियम का अपवाद ही है। देखिए लिखा भी है कि इन यौगिकों पर अष्टक का नियम लागू नहीं होता, जैसे कि PF5, SF6, H2SO4 आदि। ठीक है, देखिए जैसे कि PF5 की अगर हम बात करें, है ना, तो P के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 होते हैं। ठीक, P के बाह्य कोश में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और साथ में ये जो है F जो है 5 टाइम्स से जो है बॉन्ड बना रहा है, बॉन्डिंग बना रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसे बनेगा। ठीक है, तो जब 10 इलेक्ट्रॉन पहले से ही हैं तो वो क्या करेगा, वो अष्टक का नियम जो है यहाँ यहीं पर इसका जो है अष्टक का नियम जो है ये फेल हो रहा है ना। 10 इलेक्ट्रॉन पहले से है, इसके बाद साझेदारी अगर कर लेगा, ये साझेदारी कर लेगा तो इसका जो है जस्ट डबल हो सकता है इलेक्ट्रॉन इसका, है ना। तो ये भी इस प्रकार से ये क्या है, अपवाद है। इसी प्रकार से अगर हम SF6 देखें, है ना, SF6 में क्या होता है कि सल्फर के जो बाह्य कोश में यानी सल्फर के चारों ओर 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, सीधे 8 से अधिक हो गए। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है, यहाँ सल्फर है, यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि इन्हें अष्टक जो है पूर्ण करने की इनमें कोई टेंडेंसी नहीं होती है। यहाँ क्या था, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन थे P के बाह्य कोश में, यहाँ 12, यहाँ 12। ठीक है, तो ये क्या है, अष्टक के नियमों का अपवाद है। नेक्स्ट है आयनिक या वैद्युत संयोजक आबंध। तो जो बंध जो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। देखिए सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा बन रहा है ना। यहाँ पे साझेदारी या फिर आंशिक शब्द का उपयोग नहीं किया गया है ना। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। तो इस प्रकार के आबंध जो है सामान्यतः धात्विक या फिर
अधात्विक परमाणुओं के बीच बनते हैं। ठीक है, देखिए इनमें जो धात्विक परमाणु होता है ना, धात्विक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है। ठीक है, धात्विक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है, धनायन। ठीक है, धनायन बना देता है। और जबकि अधात्विक जो परमाणु है, अधात्विक परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है, ऋणायन बना देता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे है, इसका उदाहरण हम कहेंगे जैसे NaCl का बनना, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो देखिए सोडियम का अगर हम देखें, सोडियम के जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 11 होता है ना, 11 होता है। तो इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और 1। ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है ना। इनके कोशों में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति कैसे होगी, 2 8 7। ठीक है, इनके कोशों में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति इस प्रकार से है। बाह्य कोश में इनके 1 इलेक्ट्रॉन है और इनके 7 है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन को और लेना है। तो सोडियम में देखिए, सोडियम जो अगर 1 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दे, है ना, क्योंकि बाह्य कोश में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको जो है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो 7 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी तो वो कर नहीं सकता, है ना। 7 अगर वो इससे लेगा तो 7 देना भी तो पड़ेगा, है ना। तो साझेदारी नहीं होता, तो ये क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर वो त्याग देगा तो ये जो है इसका जो है अंदर वाला जो इसका कोश है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो है पहले से मौजूद है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, तो 2 और 8 की ये प्रवृत्ति हो जाएगी अगर 1 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो, है ना। तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, तो ये जो है 8 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्य कोश में हो जाएंगे, तो ये स्थायी संरचना प्राप्त कर लेगा, है ना। अगर क्लोरीन में क्या है कि क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसे कहीं से मिल जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन से ये 8 जो है इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएगा, इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो क्या होगा, स्थायी संरचना प्राप्त इसकी हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और ये इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार से ये 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंतिम कोश में करके स्थायी संरचना प्राप्त कर सकेंगे। देखिए सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेगा, है ना, त्यागेगा तो क्या बनाएगा, धनायन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन, यानी किस पर, एक प्लस चार्ज आ जाएगा। और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करता है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करके अष्टक पूर्ण कर लेगा तो इस पर जो है ऋण आयन आ जाएगा। ठीक है, सोडियम क्या कर रहा है, धनायन बन रहा है, कैसे, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके। तो इसी प्रकार से क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया और माइनस चार्ज हो जाता है, इस पर ऋण आयन हो जाता है। तो इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, सोडियम में स्ट्रक्चर पाया जाता है इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार से, 281 प्लस क्लोरीन 287। तो सोडियम जो है क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। तो हम इस प्रकार से तीर का निशान बनाएंगे इस पर। एक इलेक्ट्रॉन जो है दे दिया, है ना, तो प्लस चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, माइनस चार्ज। ठीक है, NaCl हो गया। या फिर इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत संयोजकता, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंसी।
तो देखिए, रासायनिक बंध के बनते समय किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है। जैसे कि अभी हमने NaCl का उदाहरण देखा है ना। तो NaCl में क्या होता है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसकी वैद्युत संयोजकता 1 होगी, है ना। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए इसकी वैद्युत संयोजकता भी क्या होगी, 1 होगी, है ना। यानी कि रासायनिक बंध के बनने में कोई इलेक्ट्रॉन जितने भी इलेक्ट्रॉन को त्यागे या फिर ग्रहण करे, है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन को त्यागे या फिर ग्रहण करे तो वही उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है ना। देखिए, किसी आयन पर उपस्थित आवेश उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है। किसी आयन पर जितना आवेश होगा, है ना, यानी कि जितना चार्ज लगा होगा, अगर 2 है, 2+ लगा हुआ है या फिर 3- लगा हुआ, तो वही उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाएगी। नेक्स्ट है, देखिए, जालक एंथैल्पी या फिर जालक ऊर्जा। देखते हैं क्या है कि किसी आयनिक ठोस के 1 मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में संघटक आयनों में पृथक करने के लिए, पृथक यानी कि अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस यौगिक की जालक एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, किसी आयनिक ठोस के 1 मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में अगर अलग किया जाए तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही ऊर्जा ही उसकी जालक एंथैल्पी कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है NaCl का कि NaCl की जालक एंथैल्पी जो है 788 किलो जूल मूल है ना। और उसका अर्थ यह है कि 1 मोल ठोस NaCl को 1 मोल सोडियम तथा 1 मोल क्लोरीन में अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए 788 यानी कि 788 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यानी कि जितनी भी किसी यौगिक की जालक एंथैल्पी शो हो रही है, उसका अर्थ क्या हो रहा है। देखिए, जैसे NaCl का ही है कि 1 मोल ठोस NaCl को 1 मोल सोडियम गैसीय फॉर्म में है और 1 मोल क्लोरीन को गैसेस फॉर्म में अनंत दूरी तक अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, 788 किलो जूल ऊर्जा की। जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई वही उसकी जालक एंथैल्पी कहलाएगी।